Uh, we are going to begin the first lesson, new lesson from social science of class 7, and that is 1,000 years of history. Means history actually we know very well the study of the past. But this is the lesson we have got, the first lesson, 1,000 years of history. ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें हिस्ट्री को जानना है, समझना होगा कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कौन कौन चीजें और व्हाट आर द सोर्सेज थ्रू विच वी नो आवर हिस्ट्री। हम अपने सोर्सेज को हिस्ट्री के कहाँ कैसे हम जानते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे इस लेसन में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड मैप्स, origin of Hindustan, various sources of history, changing conditions and inventions, various dynasties and their conquests, evolution of religions and thousands years of history. इन बातों को हम यहाँ पे देखेंगे कि हिस्ट्री जो हमारा है, it is not new thing. Since our civilization and the culture started in this world, history started. और हिस्ट्री तो हम इसमें देखते हैं कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड मैप्स, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियंस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ मैप्स ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। हमने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री के को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री हमारा जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इन तीनों हिस्सों में बांटते हैं और डेफिनेटली ये हमारा बड़ा पुराना है। हम इंडस बहुत सारे इसमें हम पढ़ेंगे इन सिविलाइजेशन, कल्चर, सभ्यता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इन सभ्यताओं को भी हम पढ़ेंगे। देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन यूजिंग सम फॉर्म ऑफ मैप्स और ड्राइंग्स ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स इवन एज अर्ली एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Numerous survey instruments and measuring rods had been excavated from historical sites. Excavation के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ASI एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये टाइम टू टाइम ये करती है, खुदाई करती है। और हमारी पहली खुदाई जो इंडिया में हुई थी 1922 में हुई थी। और जैसे कि पहले की सिविलाइजेशन और सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें 2 शहरों के बारे में हम पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हमें जो मालूमात मिली, जो इंफॉर्मेशन मिले, तो व्हाट आर द सोर्सेज थ्रू विच वी गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो ये 2 बड़े ही शहर थे, बड़े ही अच्छे शहर थे, बड़े डिग्निफाइड वे में बसे हुए थे। और इस शहर को उस जमाने में भी, जबकि टेक्नोलॉजी हमारी अभी इस मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी कुछ और है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी हमारी कुछ और होती थी, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि मकानात जो होते थे काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक होते थे। एक तरह की गलियों में मकान होते थे, उनके सामने सड़कें होती थीं, सड़कों के दोनों साइड में नाले होते थे और ड्रेन्स भी ढके हुए होते थे, है ना। नालों पर भी एक ढक्कन हुआ करता था जो अभी नहीं है इस मॉडर्न टाइम में। रोशनदान होते थे कमरों के अंदर, आंगन भी होते थे, किचन भी होता था, बाथरूम भी होते थे, स्नानगार भी होते थे। ये सब हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो काम किया, जो खुदाई किया, और उस खुदाई से कॉइन्स मिले, उनके बर्तन मिले, आभूषण मिले और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिनके बारे में हम लोगों ने ये राय कायम की कि डेफिनेटली उस ज़माने के लोग इस तरह से रह रहे होंगे, कि ये कल्चर था उनका, ये पहनावा था और इस तरह के बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, इस तरह के आभूषण वो इस्तेमाल करते थे, जबकि हज़ारों साल पहले की ये बातें हैं। वही चीज़ हमें भी देखना है इस पूरे लेसन में कि 1000 years ये जो हिस्ट्री का है हमारा, इसमें हाउ वी नो हिस्ट्री, द ओल्ड स्टार एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन डिस्कवर्ड एंड charted by Indian scholars long before their importance was realized। यानी हम लोग देख रहे हैं ये कि पहले
जो है ये तारे जो होते हैं, ये ना जब पहले के ज़माने में जब दुनिया बनी थी हमारी, जब से सभ्यता हमारी शुरू हुई, तो ये भी हमारे साथ ज़माने से हैं। द अर्लीस्ट मैप्स शोइंग historical areas in India are not very accurate or reliable, as India was not yet discovered by the Europeans. With the conquest of Alexander the Great, India was discovered, and geographers started including India in their maps. यानी बड़े बड़े एक्सप्लोरर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक्सप्लोरर यानी वास्को डी गामा भी थे हमारे, उसके बाद कोलंबस भी थे एक्सप्लोरर, जिन्होंने नई नई जगह का पता किया, है ना, अमेरिका का पता किया, इंडिया का पता किया। ये लोग घूमने का शौक था, अपनी नौकाएं लेके, अपनी शिप लेकर के निकल जाते थे। तो बड़े बड़े ट्रेवलर्स हुए जिन लोगों ने देश के बारे में लिखा, जिन्होंने सफ़र किया और उसमें देश के बारे में लिखा, और उसके बाद इस तरह से लिखा कि ताकि रहती दुनिया तक वो उनका हिस्ट्री में वो काम रहे और लोग जान पाएँ कि वाकई ये हिस्ट्री उनके लिए जो है ये काम की है, और उसी के मुताबिक वो चलते रहें आगे। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज बेटर नोन बिकॉज ऑफ ग्रीक एक्सपोजर, बट द इंटीरियर रिमेन अनएक्सप्लोर्ड एंड अननोन। यानी कहने का मतलब पूरी इसमें हम देखते हैं अबू रेबन अल ब्रूनी, ये सब राइटर हैं, बड़े बड़े राइटर हैं। तो पहले तो हमने उस दिन ही बताया था कि हिस्ट्री जो हमारे पास में है कि इसमें राइटर्स भी होते हैं, इसमें ओरल भी होता था पहले। अब बहुत सारी चीज़ें मिली, इस वक्त रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं थे, ना हमारे पास में कोई लिटरेचर थे ऐसे। धीरे धीरे दुनिया जब बनी और तो लिटरेचर हमारे पास आए, लोगों ने लिखा इसके बारे में, तो हम हिस्ट्री को जान पाए, और इस तरह से हमारा ये सिलसिला चला। अब ये हिंदुस्तान, जिसे हमने बराबर समझाया है, क्लासों में भी समझाया है कि इंडिया कहते हैं हिंदुस्तान को, और जिसका नाम भारत भी है, तो भरत राजा के नाम पर भारत पड़ा। और हिंदुस्तान जो पड़ा ये कि इसमें ओरिजिन ऑफ हिंदुस्तान जो है, ये इंडस वैली, जो इंडस रिवर हमारे पास थी, जिसके नाम पर इंडिया पड़ा, क्योंकि INDUS इंडस कहते हैं उसे। जो नदी इत्तेफाक से हमारे यहाँ इंडिया नदी नहीं बह रही है, और वो नदी बह रही है पाकिस्तान में, तो ये इंडस के किनारे जो है ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता हुई, वहाँ पर स्टार्ट हुई। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ हिंदुस्तान जो है, पेज नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं अभी, पहले लेसन के। ए वर्ड दैट हैज had different interpretations is Hindustan. Indian history has been written to many languages like Persian, Arabic, Sanskrit, and even English. The earliest ट्रेडर्स फ्रॉम पर्शिया एंड, हम लोगों ने देखा था एक दिन, कई दिन बताया भी है क्लास में मैंने, कि 7000 किलोमीटर का एक रास्ता हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट कहते हैं, जो चाइना से शुरू होता था और इंडिया होते हुए यूरोप तक जाता था। इस रास्ते से व्यापार होते थे। उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे, और ये जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करते थे, तो लोग आए और अपने अपने नाम से यहाँ पर इंडिया में काम करके उसका नामाकरण करके वो चले गए। तो इस तरह से पहले जो लैंग्वेज हमारे पास में इंडिया के बारे में, जो लैंग्वेज इंडियन हिस्ट्री के बारे में थी, वो पर्शियन में भी अवेलेबल है, अरेबिक में भी लोगों ने लिखा, संस्कृत में भी लिखा, और प्राकृत में भी लिखा। प्राकृत तो संस्कृत भाषा से भी प्राचीन भाषा है, इसमें भी उन्होंने लिखा है। और इस तरह से सारी इसमें लैंग्वेजेस में जो ज़माने में चल रहे थे, तो ये ट्रेडर्स थे और रेफर टू द एरिया ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने कहा, इस भारत को हिंदुस्तान कहा, giving the word a more geographical connotation with the arrival of Mughals. अब हम सब जानते हैं कि मुगल का अराइवल तो मध्यकालीन भारत में हुआ, और हम देखते हैं कि 1206 से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चलता है, और 1707 ईस्वी तक चलता है। तो ये भारत का इतिहास, और इस तरह से ये चला। और मुगल के समय में बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब लैंड्स बियॉन्ड द इंडस दैट ही हैड कंकर्ड। उन्होंने जीता था, अपनी फौज के साथ उन्होंने कंकर किया, जीता, विजेता हुए थे, और उसके बाद अपना झंडा गाड़ा, मुगल वंश की स्थापना किया 1526 ईस्वी में। तो वो हिंदुस्तान कहा करते थे। अब हम देखते हैं कि ये व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और कौन कौन से सोर्सेज हमारी हिस्ट्री के हैं जिनके द्वारा हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो हमारे पास पहला इंस्क्रिप्शन।
इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम सब जानते हैं, इसको कहते हैं जहाँ पर पत्थरों पर या किसी शिला पर कुछ चीज लिखी हुई होती है, खोदी हुई होती है, that is called inscription. Inscriptions are a rich source of information about societies that existed. उस जमाने में भारत में जो भी सोसाइटी थी, समाज हमारा था, तो उसके बारे में ये हम उसी से पता हमारा चलता है कि ये इंस्क्रिप्शन रिच है, रिच सोर्स ऑफ है ये, एंड दैट एग्जिस्टेड. However, they do not go beyond the 3rd century BC and other being mainly to the Mauryan dynasty. Inscriptions were earlier. अब राजा महाराजा लोग उस जमाने में जो हुआ करते थे, जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोका महान हुए, हर्षवर्धना हुए, और उस जमाने में जब सारी चीजें इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी, कोई किताबें तो होती नहीं थी, ओरल शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, ओरल शिक्षा दी जाती थी, तो ऐसे में कोई स्कूल कोई मदरसे तो थे नहीं, तो वो ये सब हमारे पास सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इंडिया में इस हिस्ट्री को समझने के लिए, इंडिया के वर्ल्ड हिस्ट्री को भी और इंडियन हिस्ट्री को भी और एंशियंट इंडियन को भी, ये सब सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में. A lot of these inscriptions have been found South India and Ashoka made use of the inscription on pillars selected. अभी हम ने बताया भी था एक दिन हमने कि अभी जैसे हमारे पास सांची में स्तूपा है, बहुत सारे अशोका ने अपने जो धर्म के लिए, यानी बौद्ध धर्म के लिए, यानी कलिंग वार के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जहाँ पे लाखों लाख लोग मारे गए थे, खून की नदियां बह गई थी, तो अशोका महान ने जो है वो ये काम किया कि अपनी बातों को, जैसे धम्मा के उपदेश थे, धम्मा कहते हैं धर्म को, और उसमें उसके जो उपदेश थे अशोका के, महावीर जैन और ये जो है जैन धर्म और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म, दोनों कंटेम्परेरी है, एक ही समय की बात है, तो उनके भी उपदेश इनके भी उपदेश तकरीबन समान ही हैं. तो इन लोगों ने अपने अपने उपदेशों को इसी पर पत्थरों पर खुदवाया और ये इंस्क्रिप्शन की हालत में अभी हमारे पास मौजूद है. अब क्वाइंस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. क्वाइंस आर्कियोलॉजिकल के बारे में मैंने बताया कि आर्कियोलॉजिकल के लिए डिपार्टमेंट इंडिया में है जिसको हम कहते हैं ASI, और उस ASI में उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल, वो जो उसमें टाइम टू टाइम बड़ी बड़ी मशीनों के जरिया खुदाई होती है, फिर पता चलाया जाता है, जब सामान निकलते हैं तो उस पर कभी डेट्स होते हैं, कभी कुछ और चीज़ों से पता चल दिया जाता है ये उस ज़माने की है और उस ज़माने की हिस्ट्री को बता रही है. तो क्वाइंस भी एक बहुत बड़ा सोर्सेज है हिस्ट्री को जानने में हमारे पास में. इस पूरे के पूरे लेसन में मोटे तौर पे हम समझेंगे व्हाट आर द सोर्सेज और व्हाट आर द रिसोर्सेज टू नो अबाउट द हिस्ट्री. तो क्वाइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन डेट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम देम. क्वाइन से जो भी चीज़ हमें हासिल होती है तो डेट्स के बारे में और उसके जरिया हम ये सीक्वेंस जो हिस्ट्री का है, पहले वो राजा आए, उसके बाद वो राजा आए, फिर वो राजा आए, ये सीक्वेंस को हम उसी से क्वाइन से पकड़ते हैं, और ये बहुत बड़ा सोर्स हमारा है हिस्ट्री को जानने का और हिस्ट्री को समझने का. द मार्किंग्स ऑन द क्वाइंस टेल अस अबाउट द रूलर, द मॉनेटरी सिस्टम, द इकोनॉमी एंड डिटेल्स अबाउट स्पेशल इवेंट्स इन सोसाइटी. Coins seems to have come into existence sometimes in the 6th century BC during the reign of Maurya. The earliest coins in India were paunch-marked coins made of silver and copper. They were called paunch-marked because symbols were paunched on the coins. Coins are very important to know about the history, and ये हमारे पास 6th century BC में ये आमतौर पे coins यहाँ पे आया. बाटर सिस्टम भी हमारे पास में था, हम कोई सामान देते थे तो कोई सामान हम उनसे देते थे, बाटर सिस्टम को हम कहते हैं. ये सिस्टम जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज करना, टू एक्सचेंज समथिंग, तो ये हमारे पास था. उसके बाद क्वाइन से पता चलता था मॉनेटरी के बारे में, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, और उस राजा के टाइम में इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इसके बारे में पता चलता था क्वाइन से. तो क्वाइंस को कहा गया आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द history to know about the history of the ancient times. From the latter part of the 6th century BC until the 3rd century BC, same the cast copper coins, copper coin और silver coin, दो तरह के coin ज़्यादा प्रचलित थे उस जमाने में, और धीरे धीरे ये
बट दे गोल्ड के भी क्वाइन हुआ करते थे उसके बाद के दिनों में गोल्ड के भी क्वाइन हुआ करते थे, बट दे हैव बीन ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर इन द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट इन साउथ इंडिया को छोड़ करके हर जगह ये क्वाइन हुआ करते थे। We also have the die cast silver coins, second and फर्स्ट सेंचुरी में सिल्वर क्वाइन भी आए, चांदी के भी सिक्के आए, और उन सिक्कों के से भी हमें पता चला कि किस राजा महाराजा के टाइम के ये सिक्के हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन सिक्के सिल्वर के हैं और क्वाइंस गोल्ड के हैं, तो इट इज बट नेचुरल टू अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट किंग और द क्वीन वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो उनके मजबूत होते थे। तो ये क्वाइन का मामला था। Then we have the gold coins of the Kushanas, कुशाना और प्रतिहाराज, और एक और है कुशाना प्रतिहारा, उसके बाद में वो एक दो और भी हैं डायनेस्टीज हैं, सब साउथ में हैं, साउथ में ज़्यादा हुए हैं। तो गोल्ड क्वाइन उनके टाइम में प्रचलित था। देन वी हैव द गोल्ड क्वाइंस इन द कुशाना 4th century फर्स्ट से 4th, देन वी हैव 300 साल तक ये रहा। We have the coins from the Sultanate period which had 13th and 16th century AD, यानी सल्तनत पीरियड कहते हैं जब सल्तनत यानी कि रज़िया सुल्ताना 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी, उस जमाने में भी क्वाइन का सिलसिला था, गोल्ड के क्वाइन हुआ करते थे। तो इकोनॉमिक कंडीशन कहा जा सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ठीक ठाक था उस जमाने में। The other sources of information are archaeological remains. Remains कहते हैं बाकियात को। उर्दू में remains का मतलब होता है बाकियात, यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में remains को कहते हैं हिंदी में हम ये जो बच जाते हैं, जैसे कोई मकान है, भूकंप आया, गिर गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद उसमें बाकियात को कहते हैं remains, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, और इससे कहते हैं हिंदी में वो एक छोटा सा वर्ड है, अच्छा मैं बता देता हूँ अभी, वो कहते हैं उसे। तो ये रिमेन्स से भी ये बहुत बड़ा ये है, जो कि अभी अब जैसे हमारे यहाँ इन हमारे अभी मौजूदा टाइम में भूकंप आता है, सुनामी आती है, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो हम लोगों के मकान ध्वस्त हो जाते हैं, आबादी खत्म हो जाती है, शहरों में शहर तबाह हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में 1000 साल के बाद, सैकड़ों साल के बाद वही रिमेन्स मिलेंगे लोगों को, जिसके द्वारा उसमें रिमेन्स में कुछ सामान मिलेंगे जिसके द्वारा वो पता करेंगे कि देयर वाज ए सिविलाइजेशन, एक कल्चर था बहुत पहले, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, और उस कल्चर में इस तरह की बातें हुई थी, उसी से वो पता करते हैं। Every dynasty and its distinct style, sometimes due to the meaning of cultures and the region. The excavations of Indus Valley civilization have given us valuable information about their degree of development and scientific application. अभी मैंने बताया था दो शहर के बारे में, एक मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा। तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता हुई यहाँ पर भारत में, पनपी सिंधु नदी के किनारे, तो वहाँ पर फिर उसके बाद में ये दो शहर बसे, और दोनों शहरों में जो है वो सिलसिला बड़ा ही अच्छा था। हालांकि उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न समय नहीं था, लेकिन ये सिलसिला चला, और उस ज़माने में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको जो है यानी क्या कहते हैं, हाँ, तो मकानात के बारे में मैंने अभी बताया, जो मकान होते थे वो काफ़ी अभी से भी बेहतर होते थे, उसमें वेंटिलेशन होता था, हवादार मकान होते थे, आंगन होते थे, ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी बहुत बेहतर थे मकान। रोड 20 फीट की सड़कें होती थी मकान से बाहर, है ना, गलियों में जो नाले होते थे वो ढके हुए होते थे, स्नानगार होते थे, वहाँ बाथरूम होते थे, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी। राइटर ये कहना बताना ये चाह रहा है कि एक्सकेवेशंस जो साइट जहाँ जहाँ हुए हैं, जैसे बहुत सारी जगह पे हुए हैं, और उससे पता चलता है, उसमें जो रिमेन्स हमें मिलते हैं, जो बाकियात मिलते हैं, जो क्या कहते हैं, अस्तित्व नहीं कहते हैं, एक और वर्ड है हिंदी का, बहरहाल, तो उससे हमें पता चलता है ये रिमेन्स कि ये उस ज़माने के बारे में, ये हिस्ट्री में अब बुक्स एंड जर्नल के बारे में, ये भी हमारा सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। बुक्स एंड जर्नल, हम सब जानते हैं कि बुक्स उस ज़माने में बड़े पैमाने पर तो नहीं थी, लेकिन जर्नल थे और मैगजीन्स थी। अभी मुगल पीरियड के आते आते तो सब कुछ होने लगा था,
ऐसा नहीं है। और ये इससे भी हमें जो किताबें लिखी गई, चाहे वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, और फिर वो किताबें लिखी गई इसमें इंग्लिश में भी लिखी गई हैं, जब ब्रिटिश आए तो इंग्लिश में किताबें लिखी गई, तो इन सब किताबों से हिस्टोरियन जो लोगों ने लिखा उसके बारे में भी इतिहास का पता चलता है। Another source of human history, books and journals written by innumerable foreign travelers। अभी मैंने फाहियान और हुआनसांग का नाम लिया था। फाहियान हुआनसांग कौन थे? They were the travelers from China। ये चाइना के ट्रेवलर थे और इन्होंने दुनिया को घूमने का और उनके बारे में लिखने का शौक था। यहाँ जब भारत में आए तो यहाँ पर बिहार में भी ठहरे वो फाहियान, और बिहार में वो रहे, यहाँ रहे, वो पाटलिपुत्रा में रहे, और उसके बाद में उनके बारे में, वहाँ के राजा के बारे में, उस समय के राजा के बारे में भी लिखा, बड़ी तारीफ किया उन लोगों ने। तो ये मेगास्थनीज इंडिका, एक किताब है इंडिका की जो मेगास्थनीज में लिखा है, हुआनसांग बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना। उसके बाद टोलेमीज ज्योग्राफी लिखा, और अवेलेबल एंड ईच कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग सोशल कल्चर कंडीशन। और इस तरह से जो है, यानी हमने अभी बताया आपसे कि मेगास्थनीज हुए, इंडिका किताब, उससे भी पता चलता है सोशल और उनके कल्चर के बारे में। और ट्रेवलर जो हमारे थे, हुआनसांग थे, फाहियान थे, उनसे इनके जो ट्रेवलर्स अकाउंट्स हुए, यानी डायरी से भी पता चलता है हमारे बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उस समय के बारे में। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ टेक्स्ट एंड मॉन्स्क्रिप्ट्स, chronicles of the rules and their teachings, because widespread with the development of writing instrument and discovery of paper, from carrying on metal or stone, the fine art of writing developed initially। कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ डेवलप होता चला गया। यहाँ पर विदेश से भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे, उस जमाने में अरब्स आ रहे थे यहाँ पे, और इस तरह से आदान प्रदान कल्चर का हुआ। यहाँ आए, यहाँ के मौसम के बारे में उन्होंने मौसम कहा उसको, क्योंकि मौसम वर्ड अरबी का है, और इन्होंने मौसम कहा, और अल हिंद, हिंद कह के उनको उन्होंने पुकारा, उसी से हिंदुस्तान भी बना, भारत हमारा। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे हमारे, उन्होंने भी भारत के बारे में, भारत के एंशिएंट कल्चर के बारे में, भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं, और ये सिलसिला चलता रहा। अब आता है कि पॉलिटिकल और सोशल चेंज तीन आम तौर पे होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ये सब रिलीजियस ऑल्सो। लेकिन पॉलिटिकल और सोशल कल्चर में कुछ चेंज आए। इट इज बट नेचुरल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन सम पीपल विल कम फ्रॉम आउटसाइड, और हमारे ही अपने सराउंडिंग्स में कुछ बाहर के आ जाएं, तो वी विल एडॉप्ट देयर कल्चर ऑल्सो एंड दे विल अडॉप्ट आवर कल्चर ऑल्सो। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, और वो कल्चर का, और राजनीतिक तौर पे यानी पॉलिटिकल, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे आगे चलते हुए। मेजर इन्वेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री, there were important changes in social, political, economic and cultural system in society. The 1000 years from 700 to 750 AD saw many inventions taking place. Mechanical clock, उसके बाद windmill, the watermark were some of the invention। क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, तो आविष्कार के बारे में, इन्वेंशंस, यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में और यूरोप के भी दूसरे हिस्सों में इन्वेंशन हुआ था, बड़े बड़े आविष्कार हुए। उससे पहले की मैं घटनाएं देख रहा हूँ अभी, कि बता रहा हूँ कि 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में भी कुछ इन्वेंशंस हुए। उसका भी इकोनॉमी पर, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन पर असर पड़ा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हिस्ट्री को जानने में ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हुए। उसके बाद हम फिर देखते हैं कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ड्यू टू द एडवेंचर सीकिंग न्यू लैंड्स एंड ट्रेड रूट्स। वास्को डी गामा भी आए, क्रिस्टोफर कोलंबस भी आए, मैगलन भी आए, पायोनियर्स से इस फील्ड में बहुत बड़ा काम किया। वी कांट फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स फ्रॉम दीज लैंड्स विच इन इंडिया ब्रिंगिंग विद देम नॉलेज फ्रॉम देयर लैंड। और इस तरह से लोग बाहर से आने लगे, एक्सप्लोरर जो थे हमारे पास में,
और यहाँ जो चीज़ें मौजूद थी, जो कल्चर की शक्ल में, पॉलिटिक्स की शक्ल में और इकोनॉमिक्स की शक्ल में, वो यहाँ से ले जाने लगे और उन्होंने किया। With increased interaction, the idea of moving from one place to another in India also gained significance. Traders, scholars, वही चीज़ है कि traders, scholars, explorers, writers, they all contributed in the changing of the social, political, economic in all in all over the country. उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि डायनेस्टीज हमारे पास आए और कनकेस्ट जो कहते हैं। जैसे मैंने बाबर के बारे में पढ़ा, दे वेर फॉरेनर्स, ही वाज फॉरेनर। वो आए यहाँ पे, क्यों आए? तो अपना वो कनकेस्ट करने का एक उनका एक चल रहा था सिलसिला, अलेक्जेंडर ग्रेट की तरह, या बहुत सारे और भी रहे हैं, नेपोलियन बोनापार्ट रहे हैं फ्रांस के, उनका भी एक मुहिम चला था कि हम पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे और जीत लेंगे। पहले के ज़माने में इसी तरह से डायनेस्टीज में कोई राजा महाराजा अपनी फौज को लेकर के, लश्कर को लेकर के, और इसी तरह का कारोबार करते थे। While the northwest regions were ruled by the Shahi dynasty, the Kashmira kingdom extended between the rivers Indus and Jhelum. 5 नदियां हैं जो जिनके नाम पर पंजाब में पंजाब पड़ा। पंजाब स्टेट का नाम पंजाब, आप कहते हैं पानी को, पंज कहते हैं 5 को। पानी मतलब रिवर है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, और एक और नदी है, और ये 5 नदियां हैं। उसी में से एक का नाम आ रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर के किंगडम्स, हिंदी रीजन्स, कश्मीरा किंगडम एक एक्सटेंड किया था, और वो इंडस और झेलम के दरमियान, यानी सिंधु नदी और झेलम के दरमियान, there were many small kingdoms in hilly regions which existed for several centuries in spite of being engaged in the constant। अब जो लोग बाहर से तजारत करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, भारत तो सोने की चिड़िया थी, भारत तो सोने की चिड़िया थी। भारत में बहुत कुछ था भारत में। अब भारत का व्यापार इतना रिच था उस जमाने में कि 7,000 किलोमीटर का ये सिल्क रूट था, और जो कि यहाँ से सिल्क कपड़े और स्टोन, प्रीशियस स्टोन लंदन और कहाँ कहाँ जाते थे, वहाँ से वापस होते थे वो लोग, तो गोल्ड लेकर के आते थे और यहाँ पर बेचते हुए चले जाते थे। इससे इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उन लोगों का। तो कहने का मतलब ये जो लोग भी आए बाहर से, और इन लोगों ने यहाँ पे रहते रहते अपना अपना किंगडम कायम कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, अपने हुक्मरान, अपनी हुकूमत बना ली, और इन हुकूमतों, ये सब सेंचुरीज दर सेंचुरीज चला। जैसे राष्ट्रकूटाज है, गंगेटिक प्लेन्स में कन्नौज, ये सब हमारा गंगा का उत्तरी हिस्सा है, और यहाँ पर भी 920 AD में ये लोग आए। उसके बाद कुशानाज हैं, सातवाहना है, चालुक्य है, और कर्नाटक, ये सब हमारे साउथ इंडिया में आए, वरंगल में आए। होशियालाज और हेरेबिडू, द पल्लवा हु रूल्ड ट्रॉप, यानी डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट हमारे पास में बहुत सारे फॉरेनर्स आए जो कि बाहर के रहने वाले थे, और यहाँ आके उन्होंने अपने कल्चर को भी बनाया, यहाँ के कल्चर को भी चेंज किया, और इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग किया, अपना भी किया, यहाँ वाले को भी किया, और इस तरह से भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला गया। और ये जो डायनेस्टीज हैं, ये जो जिसको हम कहते हैं ख़ानदान, बड़े बड़े ख़ानदान यानी हुकूमत चलाने वाले, ये बहुत सारे हुए साउथ में लगे हुए, नॉर्थ इंडिया में, यानी कि गंगा के किनारे में हुए, और इन सब ने मिल करके भारत का एक नाम रोशन किया, भारत का नाम बाहर हुआ, फॉरेन में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम अटैक, अब यहाँ पे आता है कि 715 AD में इंडिया वाज अटैक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, हु अटैक्ड सिंध। After Muhammad Qasim attack, for almost 300 साल तक Muslims were restricted by Gurjara kings from advancing further into India। उसके बाद महमूद और गजनी आते हैं, मोहम्मद गौरी आते हैं, सब ये बाहर के थे, ये फॉरेनर थे। और इन लोगों ने, जो मैंने बताया कि भारत सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, तो यहाँ पर लूटने खसोटने के लिए लोग आए, और कंकेस्ट का इरादा था। इन लोगों ने जीता भारत को, और उसके बाद में लोग अटैक किया, भारत से बहुत सारी चीज़ें ले गए। दे वेर रॉबर्स ऑल्सो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठा के ले गए। मोहम्मद गौरी हु हैड इन्वेडेड इंडिया बिटवीन 75 और 76 में फेस्ड क्रशिंग डिफीट
एट द हैंड ऑफ पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई हुई। वो तो हार गए, लेकिन बाद में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला और फिर कन्नौज और कांगड़ा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। थानेश्वर, मथुरा, ग्वालियर, कश्मीर एंड पंजाब के राजा बन गए। तो ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरह से डायनेस्टीज आते रहे, राजा आते रहे और भारत को कैप्चर करते रहे। नेक्स्ट केम द सलेव डायनेस्टी। हम जानते हैं, अभी मैंने नाम लिया था रजिया सुल्तान का। शी वाज फ्रॉम सलेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। गुलाम वंश यहाँ पे आया और उसके बाद में एक डायनेस्टी था, एक वंश था, एक खानदान था। और वहाँ पर उसमें हुए अल्तुतमिश हुए और फिर ये रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में महारानी बनी, दिल्ली की गद्दी पर बैठी। नेक्स्ट केम टू द सलेव डायनेस्टी हुज फाउंडेशन वाज लेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और जिन्होंने कुतुब मीनार की बुनियाद डाली थी, he was a slave of Muhammad Ghori and had been left behind as the administrator of India. Muhammad Khilji, a general under Qutbuddin, broke away and invaded Bihar and Bengal, bringing it under the control. After Qutbuddin's death, his son-in-law Iltutmish continued expanding the kingdom and conquered Ranthambore, Ajmer, Gwalior, Banaras and Kannauj. His daughter Razia Sultana was the only woman to have ruled Delhi. उसके बाद Balban was one of the greatest military ruler of the slave dynasty. His death saw the decline of the slave dynasty and the rise of the Khilji dynasty. इसी तरह से मुख्तलिफ खानदान, मुख्तलिफ जो है वो आते रहे भारत में। ये डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद डाली और उसके बाद फिर रजिया सुल्तान आए, बलबन आए इसमें। और इसका जब अंत हुआ इस डायनेस्टी का, तो खिलजी डायनेस्टी से इनकी लड़ाई हुई और ये हार गए, वो जीत गए। और इस तरह से खिलजी डायनेस्टी का फिर हुआ जलालुद्दीन खिलजी। यानी हम थोड़ा थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि किस तरह से सारे राजाओं ने, पहले के राजाओं ने, फिर यहाँ के लोकल जो इंडिया के थे उन लोगों ने बाहर के राजाओं से कैसे मुकाबला किया, कैसे यहाँ का कल्चर तब्दील हुआ, चेंज हुआ इंडिया में, ये सब भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी और उसी में अलाउद्दीन खिलजी भी आते हैं। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को बाबर ने, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, बाबर 1526 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन खिलजी को मार करके। तो ये खिलजी डायनेस्टी भी थी जिन्होंने भारत के कल्चर में, भारत की सभ्यता संस्कृति में, भारत के राजनीतिक मानचित्र पे अपना एक बनाया, मुकाम बनाया। और इस तरह से ये सोशियो कल्चरल और ये पॉलिटिकल, इसमें तब्दीली आई, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। अब रिलीजन्स का भी आता है। उसी ज़माने में हम लोग पढ़ते हैं कि गुरु नानक भी आए थे भारत में। इन्होंने भी अपने धर्म का किया, जिसको हम कहते हैं भक्ति। ये जो ज़माना है, ये टाइम है, ये इसको कहते हैं भक्ति आंदोलन का। बहुत सारे रिलीजियस इसमें एक्सपर्ट्स आए, उन लोगों ने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। जिसमें यानी भक्ति क्या था, भक्ति हिंदी का शब्द, इसके माने होते हैं डिवोशन टुवार्ड्स द गॉड, मैक्सिमम पॉइंट पे डिवोशन गॉड से हो। इन लोगों ने इस समय में जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया इन लोगों ने, और कहा कि असल तो भगवान दिल में बसते हैं, इस पूजा को। इसमें इस्लाम में भी थोड़े से लोग आए, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, औलिया कराम थे, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आए, उसके बाद में निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आए। ये लोग आए और इन लोगों ने अपने तौर पे ये किया कि एक नई चीज़ दिया, रिलीजियस, इसको कहते हैं हम, जागरूकता, बेदारी लाई और कॉन्शियसनेस आया। लोग जो थे, इसमें मीराबाई भी है जो कृष्ण भगवान की पुजारन थी और कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति को हाथ में रखती थी और फिर उसके बाद में भजन करती थी। हालांकि शी वाज फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, लेकिन राजस्थान की, मेवाड़ की थी वो, लेकिन वो घूमती रहती थी वृंदावन के जंगल में। और इस तरह से ये चला सिलसिला। और इसी में आए, आपको ये आए, क्या नाम है, दोहा, जिनके दोहे हम लोग जानते हैं। उन दोहों में भी यही बात थी कि सब धर्म एक ही है, कोई धर्म जो है अलग नहीं है,
और ये सब धर्म जो है एक ही रास्ता दिखाता है कि भगवान से हमारा प्रेम कितना है ना। हम जो इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा हृदय हमारा साफ हो, हम हो भगवान हो, बीच में कोई भी नहीं। ये मूर्ति वगैरह के ये लोग कट्टर विरोधी थे, और इस तरह से ये हमारा रिलीजियस एक माहौल बना। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन्स, इंडिया हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द बर्थ प्लेस ऑफ द मेजर रिलीजन्स। यहाँ पे आए हैं, हिंदुइज्म आया, इस्लामिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, ये सब यहाँ पे आए। और इस तरह से यहाँ पर भारत में कल्चर शुरू से, इंडिया इज ए, है ना, इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज जो कहा जाने लगा। इसी रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से डाइवर्सिटीज कहा जाने लगा, और आज भी है। तो ये हमारा सिलसिला रहा भारत में कि ये मुख्तलिफ और लोग आए, इसमें अपनी अपनी बातें कहते। जैसे अरब से आए, अरब आए तो इस्लाम का थोड़ा, अरब आए तो सबसे पहले साउथ इंडिया में आए, केरला में आए, वहाँ से इस्लाम फैला, और इस्लाम के बारे में उन्होंने बताया। जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मौसम नाम उन्होंने दिया, मौसम अरबी का वर्ड है, और इस तरह से उन्होंने अल हिंद कहा, इंडिया को अल हिंद कहा, अरबी में हिंद कहते हैं इंडिया को। तो ये इस तरह से जो है सिखिज्म भी आए, गुरु नानक आए 1498 में, और उसके बाद फिर कई धर्म सब आए, जैनिज्म भी आए, बौद्धिज्म भी आए, और सब ने एक ही बात कही। और बड़े बड़े रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इसको, रिलीजियस सेंटिमेंट को स्ट्रॉन्ग किया यहाँ पे। और उसके बाद हम अब देखते हैं कि कंक्लूड कर रहे हैं हम इसको कि 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, उसी चीज़ को जो हमारा लेसन का नाम है 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये क्या है 1000 ईयर्स, यानी नियर अबाउट 700 AD से 1750 is the most fascinating time in history, and it was constantly evolving. It is during the period that society is changed. चेंज 3 मानों में आया, 3 क्षेत्रों में चेंज आया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस ऑल्सो। इसीलिए इट इज, इसे कहा जाता है 1000 years of history is also called the turning point in the history of India। तो ये हमारे पास में इन एज ए होल हम ये समझ सकते हैं पूरे लेसन में, we came to understand that there are some sources through which we know our history, and these are the sources, important sources हैं। ASI का भी मैंने लिया यहाँ पे नाम के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने क्वाइंस का नाम लिया, हमने जर्नल्स और बुक्स का नाम लिया, बड़े बड़े ट्रेवलर्स का नाम लिया, हुआन सांग, पाइयान, कोलंबस और क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डी गामा एंड सो ऑन, देयर वेर सो मेनी एक्सप्लोरर्स। ये लिया। तो इन सब ने क्या एक ही काम तो किया कि इंडिया की हिस्ट्री को रिच बनाया, और इसमें जो तब्दीली आई, जो पहले था शुरू में और अभी जो लास्ट में लोग गए, फिर डायनेस्टीज आई। डायनेस्टी में हमने पढ़ा तुगलक डायनेस्टी, सलेम डायनेस्टी, बलबन, ये खिलजी डायनेस्टी, इन लोगों ने मुगल डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टीज आए और यहाँ पर आके कैप्चर किया। तो इससे क्या हुआ, इससे एक ही चीज़ हुई, हमारे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कल्चर में तब्दीली आई, और हमारा वो एक मिक्स्ड कल्चर हम रहने लगे, और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ, बाहर से लोग आए, है ना, तो वो हमारा डेवलप किया। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हम बहुत आगे बढ़ गए, और एक तरह का डेवलपमेंट हमारा हुआ इंडिया का। इट इज़ ऑल अबाउट द 1000 years of history। थैंक यू।